हाँ जी साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे एंड आपका पढ़ाई भी जोर शोर से चल रहा होगा। थोड़ा सा लंबा ब्रेक ले लिया क्योंकि मेरा सिस्टर की मैरिज थी एंड साइड बाय साइड ऑफिस का भी काम है, तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था एंड घर पे बहुत दिन के बाद घर पे गया था, तो वहां पे थोड़ा सा मौज मस्ती हो गई, तो इसीलिए थोड़ा लंबा ब्रेक हो गया। बट मैं फाबिलियन बैक कर चुका हूँ एंड आगे से लेक्चर जारी रहेगी। जब तक दिसंबर 26 के एग्जाम आपको क्लियर कराना दे तब तक लेक्चर जारी रहेगी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, मैं अभी काम कर रहा हूँ उसके ऊपर। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, एमसीक्यू हो गया, रिवीजन हो गया, हैंड रिटन रिव्यू नोट्स हो गया, सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके ऊपर काम चल रहा है, थोड़ा थोड़ा जल्दी आ जाएगा सारी चीज। ठीक है, ठीक है। आई होप जो ब्रेक था उसके बीच में आप पढ़ रहे थे, जो जितना भी पढ़ा चुका हूं मैं आप लोग को, आज वहीं से शुरू करेंगे। बट थोड़ा सा ब्रेक हो गया, इसलिए क्या करते हैं ना, पहले हम रिवीजन करते हैं। जो चीज हम पढ़ चुके हैं उसको अगर रिवीजन करते हैं ताकि हमारा लिंकेज बैठ पाएगा। लिंकेज बैठ पाएगा, जो हमारा टचअप छोड़ गया होगा तो लिंकेज बैठेगा, हम आगे से भागते हुए चलेंगे, आगे से भागते हुए चलेंगे। ठीक है, ठीक है। क्या पढ़े थे पहले हम? सप्लाई के चैप्टर शुरू करने से पहले एक टर्मिनोलॉजी पढ़े थे, जो टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट के बारे में बात कर रहा है। टैक्सेबल इवेंट एक ऐसा इवेंट है जो इवेंट घटने पर आपके ऊपर टैक्स लगता है। जो इवेंट घटने पर आपके ऊपर टैक्स लगता है, ये हो गया टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट इज वे इवेंट व्हिच इंपोज द टैक्स लायबिलिटी ऑन द टैक्सेबल पर्सन ऑन द असेसी। मेरे ऊपर जैसे कोई एक इवेंट घट रहा है जो मेरे ऊपर टैक्स लायबिलिटी इंपोज कर रहा है, वो हुआ टैक्सेबल इवेंट। वैसे जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई, जो सेक्शन आर्टिकल नंबर 366 12 ए में मेंशन किया गया है। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पे लगता है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पे लगता है, तो इसका मतलब ये हो गया, सप्लाई हो गया टैक्सेबल इवेंट। फिर हम चल पड़े सप्लाई की डेफिनेशन समझने के लिए। तो ये चलते चलते हमको मिला सेक्शन नंबर क्या? सेक्शन नंबर 7। एक बार बोलो क्या? सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 में हमको मिला सप्लाई की डेफिनेशन। यस और नो? यस। रिवीजन करते हैं। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या बात करता है? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। आइदर गुड्स हो सकते हैं, आइदर सर्विस हो सकता है, आइदर कंबाइन ऑफ गुड्स और सर्विस हो सकता है। इसका मतलब बोथ। Supply includes all form of supply of goods or service or both, such as sales, exchange, barter, lease, license, rental, transfer and disposal of। क्या बोला? Sales, exchange, barter, lease, license, rental, transfer and disposal of for consideration in course of furtherance of the business। इसका मतलब ये हो गया कि मोटा मोटी इतना समझ में आ रहा है, सप्लाई के डेफिनेशन, सप्लाई के क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए आपको 3 चीज फुलफिल करना पड़ेगा। एक होता है गुड्स एंड सर्विस बनना होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, एंड सर्व फॉर द बिजनेस पर्पस होना चाहिए। यस और नो? यस। फिर हम क्या पढ़े? फिर हम पढ़े सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज डबल ए बारे में बात की है। क्या बोल रहे? सप्लाई बाय एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कंस्टिट्यूएंट फॉर कंसिडरेशन, ये बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, जो डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी की बात कर रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी क्या बोलते हैं? नो वन कैन अर्न प्रॉफिट बाय देमसेल्फ। कोई बंदा खुद से खुद प्रॉफिट नहीं बना सकता है। कोई बंदा खुद से खुद प्रॉफिट नहीं बना सकता है, ये बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी। बट जीएसटी डिपार्टमेंट का बोलना यही होता है कि आप तो सप्लाई कर रहे हो, आप तो सेल्स कर रहे हो। क्या हो ये कंसेप्ट क्या बोले? जैसे मान लीजिए क्लब है, बहुत सारे बंदे लोग मिल गए, या कुछ पार्टनर कंपनी मिल गया, फार्म मिल गए, मिलके क्लब बना दी, या फिर रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन बना दिया, आरडब्ल्यूए, ये बना के क्या कर रहे हैं? कुछ प्रीमियम, कुछ सब्सक्रिप्शन, कुछ एनुअल फी कलेक्ट कर रहे हैं। वो एनुअल फी जो कलेक्ट किया उसमें से वो इकट्ठा गुड्स और सर्विस लेके आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का बोलना यही है कि आप तो सेल्स कर रहे हो, जो हम पढ़े सेल्स, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, लाइसेंस, रेंटल, ट्रांसफर एंड डिस्पोजल, आप तो कुछ कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, फिर आप जीएसटी क्यों ना देंगे? तो उनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा था? डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी। सुप्रीम कोर्ट का भी केस लो कि हम जिक्र किए थे, क्या हो? कोलकाता क्लब एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वहां पे वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट किसको फेवर कर रहा था? एसएससी को फेवर कर रहा था, मतलब कोलकाता क्लब एसोसिएशन को फेवर कर रहा था।
बस जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या किया, ये तो आप सेल्स कर रहे हो, सर्विस सप्लाई कर रहे हो, हम जीएसटी लेके ही रहेंगे। एक नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज डबल ए इंसर्ट कर दिए। वहां पे क्या बात बताए, वहां पे बताए कि सप्लाई बाय एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को छोड़ के, इंडिविजुअल खुद से खुद प्रॉफिट नहीं दे सकता है। इंडिविजुअल मैं किससे पैसा लूंगा, किससे सर्विस दूंगा, मेरा पैसा मैं यूज कर रहा हूं, इसीलिए इंडिविजुअल को बाहर रखा। सप्लाई बाय एनी पर्सन, पर्सन के डेफिनेशन हम कहां पढ़े थे, सेक्शन 2 क्लॉज 84 में पढ़े थे। सेक्शन 2 क्लॉज 84, मेरे साथ सेक्शन याद करते रहना, सेक्शन 2 क्लॉज 84 में बात किए थे। क्या क्या आता है, आता है हमारा इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एलजेपी, फॉर्म, एलएलपी, कंपनी, बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, ऑल आर इंक्लूडेड इन द पर्सन डेफिनेशन। ये सर नो, ये सर नो। क्या बोल रहा है, सप्लाई बाय एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को छोड़ के कोई भी अपना मेंबर या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब ये हो गया जो मिलके वो बनाए हैं, तो उनको सर्विस दे रहे या फिर गुड्स बेच रहे हो, तो वो सप्लाई माना जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी लगाते हुए हम चलेंगे, ये जीएसटी डिपार्टमेंट का बोलना है। इसलिए सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज डबल ए इंजेक्ट कर दिए। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़े, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी पढ़े। इसमें क्या लिखा है, जो हम डेफिनेशन पढ़े सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में, 3 क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा सप्लाई बनने के लिए। सप्लाई गुड्स और सर्विस होना चाहिए, आइदर गुड्स या सर्विस होना चाहिए, एंड कंसिडरेशन होना चाहिए, एंड बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। बिजनेस पर्पस का एक्सेप्शन ये है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। यहाँ पे मार्क करना, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में बात हो रहा है, सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में बात हो रहा है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस for consideration, import of service for consideration, whether or not related to business or not, whether or not related to business or not। आप कोई भी सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, कंसिडरेशन पे कर रहे हो उसके लिए, चाहे बिजनेस के लिए मंगा रहे हो चाहे बिजनेस के लिए मंगा रहे नहीं मंगा रहे हो, इससे मतलब नहीं है हमको, बट हम जीएसटी ले लेंगे, जीएसटी ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी किसके बारे में बात कर रहा है, वो खुद कुछ नहीं बता रहा है, वो बोल रहा है कि आप जाइए, आप कहाँ जाइए, स्केड्यूल 1 पे जाइए, आप कहाँ जाइए, स्केड्यूल 1 पे जाइए। वहां पे कुछ में ट्रांजैक्शन मेंशन किया हूं, वहां पे क्या किया हूं, वहां पे कुछ में ट्रांजैक्शन मेंशन किया हूं, वहां पे क्या किया हूं, वहां पे कुछ में ट्रांजैक्शन मेंशन किया हूं। वो ट्रांजैक्शन भले ही वहां पे कंसिडरेशन नहीं होगा, भले ही वहां पे कंसिडरेशन नहीं होगा, वो सप्लाई माना जाएगा। भले ही वहां पे कंसिडरेशन नहीं होगा, फिर भी वो सप्लाई माना जाएगा। ये सर नो, ये सर नो, यस। वो क्या क्या है, हम एक सिनोनिम्स पढ़े थे, प्राई, एक सिनोनिम्स पढ़े थे, प्राई। प्राई मतलब परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस एसेट ऑन व्हिच आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड। अभी के लिए आईटीसी का मीनिंग समझ लीजिए, कैशबैक, जिसके कैशबैक आप क्लेम कर चुके हो उसको परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो। कैशबैक कौन देता है, गवर्नमेंट देता है। आईटीसी कौन देता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन देता है, गवर्नमेंट देता है। अभी के लिए कैशबैक है, कैशबैक कौन देता है, गवर्नमेंट देता है। ये हो गया पी। आर मतलब हो गया related person, supply of goods and services both between related person or distinct persons, between related person or distinct persons। related person, distinct, related person का डेफिनेशन हम पढ़े थे, explanation to section 15, explanation to section 15। वहां पे क्या बता रहा है, रिलेटेड पर्सन क्या कौन होता है, ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस। हम एक दूसरे के बिजनेस में ऑफिसर और डायरेक्टर है, आपस में रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। दे आर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, फैमिली का डेफिनेशन पढ़ता है सेक्शन 2 क्लॉज 49, स्पाउस एंड चिल्ड्रन फैमिली का पार्ट है, whether they are dependent or not, but parents and brother and sister तभी फैमिली का पार्ट बनेंगे जब वो डिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट होंगे तभी फैमिली का पार्ट बनेंगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। ठीक है, ये फैमिली का डेफिनेशन हम पढ़े थे सेक्शन 2 क्लॉज 49 पे। ठीक है, क्या क्या पढ़े रिलेटेड रिलेटेड पर्सन में, दे आर द ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस, they are the members of same family, they are the legally recognized as partner, one person directly control to another person, two person directly control to another person, one person directly controlled by two or more person। ये हम पढ़े थे। they are the agent, sole agent, they are the related person। ये related person के डेफिनेशन पढ़े थे, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 में पढ़े थे। ये सर नो। इसके बाद पढ़े डिस्टिंक्ट पर्सन, सेक्शन 25 सबसेक्शन 4, सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 में पढ़े थे डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन
डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा धंधा दिल्ली में भी है, मेरा धंधा महाराष्ट्र में भी है, मेरा धंधा दिल्ली में भी है, मेरा धंधा महाराष्ट्र में भी है। मैं दिल्ली में भी अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेके रखा हूँ सेम पान में, महाराष्ट्र में अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेके रखा हूँ, या फिर दिल्ली में भी 2 रजिस्ट्रेशन नंबर लेके रखा हूँ। जो एक ही पान में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर लेके रखे हो, वेदर इन द सेम स्टेट या फिर डिफरेंट स्टेट, वो जो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएंगे, आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएंगे। एंड आप कुछ भी ट्रांसफर कर रहे हो, आप कुछ भी सेल्स कर रहे हो, आप विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो, डिस्टिंक्ट पर्सन का कर रहे हो, वो शेड्यूल 1 में फॉल कर जाएगी। इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, वो सप्लाई मानते हुए चलेंगे। ये हो गया पी आर आर। ए मतलब हो गया एजेंट, ए मतलब हो गया एजेंट। सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ पे चीज नोटिस करना, सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि सर्विस क्यों नहीं आता है, सर्विस क्यों नहीं आता है, क्योंकि एजेंट कभी सर्विस ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, मैं खुद का पेशेंट का ऑपरेशन करूंगा, इसका मतलब थोड़ी है मेरा भाई आगे कर देगी, मेरी बहन आगे कर देगी, मेरा भाई के बदले में मैं कर दे रहा हूँ, मैं उसका एजेंट बन के कर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स जिक्र किया गया, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द एजेंट टू द कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। यहाँ पे कौन सी एजेंट इंक्लूड होगी, जो एजेंट खुद के नाम से इनवॉइस काट रहा है, जो एजेंट खुद के नाम से इनवॉइस काट रहा है वो एजेंट इंक्लूड होगी। हम 2 एजेंट के बारे में बात की थी, 2 एजेंट के बारे में बात की। जो एक एजेंट ऐसा होता है जो खुद के नाम से बिल करता है, एक एजेंट ऐसा होता है जो प्रिंसिपल के नाम पे बिल करता है। जो प्रिंसिपल के नाम पे बिल करता है वो भाई सादा सीधा आदमी है, क्योंकि वो खुद के नाम पे बिल नहीं काट रहा है, खुद भाव नहीं खा रहा है, प्रिंसिपल के गुड से प्रिंसिपल के नाम से बिल काट रहा है। तो बीच में सिर्फ मीडिएट के काम कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है। तो क्या कर रहा है, जो इनवॉइस इशू करेगा वो टाइटल ट्रांसफर करेगी। जैसे हम डिटेल में पढ़े थे, जो जिसके नाम से इनवॉइस कट रहा है तो वो तो टाइटल ट्रांसफर, मैं आपको इनवॉइस दे रहा हूं तो मैं आपको टाइटल ट्रांसफर कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रिंसिपल से एजेंट तक माल आई थी, जो गुड्स आई थी विदाउट कंसिडरेशन, वहां पे टाइटल ट्रांसफर नहीं हुई है, क्योंकि जो इनवॉइस कट रहा है वो प्रिंसिपल के नाम से कट रहा है, टाइटल ट्रांसफर नहीं हुई, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हुई थी, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। इन केस जो एजेंट गुड्स बेच रही है एंड जो इनवॉइस इशू कर रही है वो खुद के नाम से कर रही है, खुद भाव खा रही है, मैं इनवॉइस इशू कर रहूंगा, तो आप खुद इनवॉइस इशू करोगे, वो बात तो सही है। बट आप जो आपके प्रिंसिपल से गुड्स लेके आए थे विदाउट कंसिडरेशन, वो वाला ट्रांजैक्शन में आप जीएसटी जमा कर दीजिए, आप जीएसटी जमा कर दीजिए। आप आगे खुद के नाम से इनवॉइस, आप आगे खुद के नाम से इनवॉइस काट रहे हो, वो तो जीएसटी लेंगे ही लेंगे, बट जो पीछे जो आप प्रिंसिपल से गुड्स लेके आए हो विदाउट कंसिडरेशन, जीएसटी पे कर दो उसके ऊपर, क्योंकि आप खुद के नाम से इनवॉइस काट रहे हो। ये सर, ये हो गया ए। आई मतलब पढ़े थे इंपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, import of service from related person or any other of his establishment in course or furtherance of the business, in course or furtherance of the business। ऐसा कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यहाँ पे चीज करना, इंपोर्ट ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में जो बात किए थे वहां पे भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस था, बट वहां पे कंसिडरेशन था वेदर और नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, चाहे बिजनेस के लिए हो या फिर बिजनेस के लिए ना हो। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में बात की थी, बट सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी जो शेड्यूल 1 पैरा 4 बात कर रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं फ्रॉम रिलेटेड पर्सन or any other of its establishment for furtherance of the business, in course of furtherance of the business, but consideration होना जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है फिर भी वो सप्लाई माना जाएगा, शेड्यूल 1 में फॉल कर जाएगी, सप्लाई माना जाएगा। ये सर नो, ये सर नो, ये चीज हम पढ़ते हुए चले थे, ये चीज हम पढ़ते हुए चले थे। ये सर नो, ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी जो पैरा शेड्यूल 1 के बारे में बात कर रहा है, ये हम पढ़ लिए थे। उसके बाद हम पढ़े थे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1A, क्लॉज 1 है, ये बताता है कौन सी चीज सप्लाई गुड्स माना जाएगी, कौन सी चीज सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगी, कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगी, कौन सी चीज सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगी। ये सुन लो, ये इसमें पढ़े थे, पहले पढ़े थे पैरा 1 में, शेड्यूल 2 की पैरा 1 पढ़े थे ट्रांसफर, ट्रांसफर में 3 चीज होता है, ट्रांसफर में 3 चीज होता है, टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो तो एसओजी माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स, सिर्फ पोजेशन दे रहे हो तो राइट टू यूज दे रहे हो, एसओएस माना जाएगा, मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। आप पोजीशन दे रहे हो एंड टाइटल भी दोगे अपॉन द फुल पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगी, क्योंकि हायर चार्जेस का एग्जांपल हम लिए थे,
हायर सेल्स का एग्जांपल लिए थे, जैसे आप सारा ईएमआई पे कर दोगे तो आपके एट द एंड आपके नाम पे गुड्स आ जाएगा, आपके नाम पे गुड्स आ जाएगा, इसलिए उसको एसओजी माना जाएगा, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ये दोनों। इसके बाद पढ़े थे लीज रेंटल टेनेंसी ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ द बिल्डिंग। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मेरा एक बिल्डिंग, ये मैं बिल्डिंग में रह रहा हूँ, इसे रेंट में लेके रखा हूँ। बिल्डिंग तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। जो शेड्यूल 3 आज हम बात करेंगे उसके ऊपर तो जीएसटी नहीं लगेगा, बट हम बात कर रहे हैं रेंट की, लीज की, टेनेंसी की। इसका मतलब क्या होगा, ये सिर्फ क्या मैं यूज कर रहा हूँ, ये बिल्डिंग ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, रेंट पे कर रहा हूँ, रेंट पे कर रहा हूँ, ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। इसका लॉजिक मैंने बताया था लास्ट क्लास में, आपको याद नहीं है तो एक बार लास्ट क्लास रेफर कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। ये पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे ट्रीटमेंट ऑन गुड्स। ट्रीटमेंट ऑन गुड्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा लकड़ी पड़ा है, मैं क्या करूं, मैं क्या किया, मैं एक सुतार के पास गया, एक बढ़ई के पास गया, कारपेंटर के पास गया, मैंने बोला इसमें एक पलंग बना दे, इससे एक टेबल बना दे, इससे एक चेयर बना दे, मैं इसे यूज करूंगा। वो जो सुतार है, जो कारपेंटर है, वो क्या कर रहा है, वो ट्रीटमेंट कर रहा है ऑन गुड्स। लकड़ी मेरा गुड्स हो गया, ठीक है, मान लीजिए लकड़ी मेरा गुड्स हो गया, वो क्या कर रहा है, ट्रीटमेंट दे रहा है। जैसे मान लीजिए मेरा फैन खराब हो गया, भगवान करे ना खराब हो, मान लीजिए वो खराब हो गया, मैं इसको रिपेयर करने लेके जाऊंगा, वो क्या करेगी, वो ट्रीटमेंट देगी इसके ऊपर ट्रीटमेंट देगी। ये सर नो, ये मेरे को गुड्स नहीं बचा, इसके ऊपर ट्रीटमेंट देगी, थोड़ा सा छेड़खानी करेगी, तार वगैरह जो भी मतलब डिस्कनेक्ट हो गया होगा उसको कनेक्ट करके मेरे को दे देगी, रिपेयर करके। तो उसके लिए क्या करेगी, चार्ज करेगी, वो जो चार्ज करेगी उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ये सर नो। इसके बाद पढ़े थे सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सेल ऑफ बिल्डिंग, इफ एनी part or full payment is being received before the completion certificate, before the first occupancy, तो वो एसओएस माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। इफ आप मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग बना रहे हो, आपका कंसिडरेशन मिल रहा है, जो फुल कंसिडरेशन मिल रहा है, कब आपको मिल रहा है आफ्टर फर्स्ट ऑक्यूपेशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट हुई जेवर अर्लियर, उसके बाद मिल रहा है। तो वो क्या करेगी, वो शेड्यूल 3 में फॉलो हो जाएगी, जो आज हम पढ़ेंगे शेड्यूल 3 में फॉलो हो जाएगी, वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। बट any part of the consideration या फिर full consideration is being received before the completion certificate, before the first occupancy whichever is earlier, इससे पहले मिल जा रहा है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ये सब नो। इसके ये पढ़े थे। इसके बाद पढ़े थे ट्रांसफर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, जैसे मान लीजिए पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, डिजाइन हो गया, आप ट्रांसफर कर रहे हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। आप ये सारा चीज हम पढ़े थे, एक बार चाहो तो आप रिवाइज भी कर सकते हो, मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये ट्रांसफर ऑफ एसेट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप सॉफ्टवेयर ट्रांसफर कर रहे हो तो एसओएस माना जाएगा। आप प्री डेवलप सॉफ्टवेयर ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे सीडी के बारे में बात की, यूएसबी ड्राइव्स के बारे में बात की थी, वो सप्लाई एसओजी माना जाएगा, क्योंकि ये प्री डेवलप्ड है। ये सुनो। इसके बाद पढ़े थे नॉन कॉम्पीट फी मतलब ये हो गया, जैसे मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ, मेरे को कोई आगे से बोल रहा है कि आपको जीएसटी मत पढ़ाइए, मैं आपको 50 लाख रुपया एवरी ईयर पे करूंगा, 50 लाख रुपया एवरी ईयर पे करूंगा, आप जीएसटी मत पढ़ाइए। क्या हो गया, नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट हो गया। नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट उसके ऊपर एसओएस माना जाएगा, ये एसओएस माना जाएगा। फिर राइट टू यूज, वैसे मेरे पास कोई मोबाइल पड़ा है, मेरे पास जैसे आईफोन के एग्जाम्पल लिए थे, कोई सामने वाला बंदा आके मेरे को बोला कि मेरे को एडिटिंग करना है, मेरे को आईफोन दे दीजिए भाड़ा पे, मैंने मेरा आईफोन भाड़ा पे दिया लगाया था, इसलिए मेरे को 1000 रुपया पर मंथ मिल रहा था, तो ये क्या हो गया, राइट टू यूज ऑफ द गुड्स, एसओएस माना जाएगा। उसको टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ राइट ट्रांसफर कर रहा हूँ, एसओएस माना जाएगा। कंस्ट्रक्शन की सर्विस वही कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यही बारे बात आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फास्ट ऑक्यूपेंसी, इससे पहले कर रहे तो एसओएस माना जाएगा, इससे बात कर रहे तो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, जो शेड्यूल 3 में कवर हो रहा है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। ये सुनो, यस। इसके बाद पढ़ेंगे, ये हो गया। इसके बाद हम ये शुरू करेंगे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 से हम शुरुआत करेंगे।
ठीक है, जो बात कर रहा है शेड्यूल 3 के बारे में बात कर रहा है। शेड्यूल 3 ये बता रहा है ऐसा ट्रांजैक्शन में कुछ बताऊंगा, 10 ट्रांजैक्शन बताऊंगा जो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। जैसे हम जीएसटी, एक जीएसटी तभी लगेगा ना जो सप्लाई ऑफ गुड्स होगी, जो सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। ना ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, कुछ नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। सप्लाई तभी माना जाएगा आप गुड्स होगी सर्विस होगी तभी ना सप्लाई माना जाएगा। ये तो सब सप्लाई गुड्स और सर्विस नहीं होगा, जीएसटी कैसे लगेगा, जीएसटी नहीं लग पाएगा। तो चलिए क्या बोलते हैं एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज, द फॉलोइंग एक्टिविटी, साल यहां पे मत करना, साल साल लिखा गया है। साल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या होगा, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ये सर नो। क्या क्या, पहला क्या बोल रहा है ना, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। ये सेक्शन 2 क्लॉज 1 सबसेक्शन सी की तरह बात कर रहा है। मेरे पास मत आइए, शेड्यूल 1 पे चाहिए जो ट्रांजैक्शन विदाउट कंसीडरेशन पे सप्लाई माना जाएगा। ये भी एग्जैक्टली वैसे ही बात कर रहा है। शेड्यूल 3 में कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन मेंशन किया गया है वो नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ये क्या बोल रहा है, शेड्यूल 3 में जाइए, पॉइंट बी क्या बोल रहा है, सेक्शन 2 क्लॉज, सेक्शन 7 सेक्शन 2 क्लॉज बी क्या बोल रहा है, such activities or transaction undertaken by the central government, a state government or a local authority in which they are engaged as public authorities as may be notified by the central government on the recommendation of the GST council। GST काउंसिल, जैसे GST काउंसिल आपको समझाया था, गवर्नमेंट कोई भी चीज करता है खुद से खुद नहीं करता है, मन गढ़ा कहानी नहीं करता है। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करता है, उस बेसिस पे, रिकमेंडेशन बेसिस पे जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, नोटिफिकेशन लेके आता है, नोटिफिकेशन या फिर सर्कुलर लेके आता है। ये सर नो, यस। यहां पे क्या बोला, टैक्स पॉइंट, सिंस दिस एक्टिविटीज आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस हेंस नो जीएसटी इज पेएबल ऑन दिस एक्टिविटी और ट्रांजैक्शंस। ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसीलिए उसके ऊपर नो जीएसटी, कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि जीएसटी तभी लगेगा आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स होगी आइदर सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। कुछ नहीं हो रहा है, कोई सा भी नहीं हो रहा है, ना सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है ना सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है, तो जीएसटी लगेगा ही नहीं, जीएसटी लगेगा ही नहीं। जो पहला कंडीशन है हमारा, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए। तो ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं शेड्यूल 3 में एक्चुअली क्या क्या लिखा गया है, ठीक है। शेड्यूल 3 में एक्चुअली क्या क्या लिखा गया है, ये सर नो, यस। सर्विस, para 1, service by an employee to the employer in course of or in relation to his employment, in relation to his employment। जैसे मैं आपको क्या करता हूं, क्या करता हूं, एक बार क्या करता हूं, ठीक है। ये एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया, जैसे एम्प्लॉई, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर, ये सर नो, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर। एम्प्लॉई जो भी सर्विस देगा एम्प्लॉयर को, जैसे मान लीजिए ये कानन है, कानन बारिक, सीएम कानन बारिक, ये है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। कानन बारिक जो भी सर्विस दे रही है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को, जो भी सर्विस दे रही है इनको, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओनली, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओनली, वो ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ये ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को जो सैलरी मिल रहा है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है। जैसे आपको स्टाइपेंड मिल रहा होगा, अब आगे चल के अभी मिल रहा है या फिर कहीं काम कर रहे हो या फिर आगे चल के स्टाइपेंड मिलेगा, आगे चल के सैलरी मिलेगा, तो सैलरी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। ये शेड्यूल 3 में इंक्लूड किया गया है, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स होगी ना नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस होगी, दोनों में से कोई सा नहीं होगी तो जीएसटी लगेगा ही नहीं, जीएसटी लगेगा ही नहीं। ऑब्वियस सा कोई सवाल है, क्योंकि मैं सर्विस दे रहा हूँ इन कोर्स फॉर द, मतलब इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओनली,
तो वो सर्विस सप्लाई ऑफ, ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। यस, बट यहाँ पे कुछ इफ एंड वर्ड के बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ इफ एंड वर्ड के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एम्प्लॉय, ये जो एम्प्लॉय है, ये जो एम्प्लॉय के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें कौन से एम्प्लॉय आएंगे। एम्प्लॉय दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, एक होता है रेगुलर एम्प्लॉय। रेगुलर मतलब हो गया वो परमानेंट के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए वो परमानेंट के लिए काम करते हैं। एक बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, मतलब 2 साल काम करोगे, 2 साल के बाद आप कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड खत्म हो जाएगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो जाएगा, आपके एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। ये सर नो। तो यहाँ पे कौन सी एम्प्लॉय इंक्लूड हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। यहाँ पे कौन इंक्लूड हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। बोथ बोथ रेगुलर एंड कंट्रेक्चुअल, ये सर नो। बोथ रेगुलर और कंट्रेक्चुअल दोनों यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं, बोथ कंट्रेक्चुअल एंड रेगुलर। एक और बात है, यहाँ पे जो पढ़ रहे थे, यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे नोटिस करना, इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, क्या लिखा, इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया जो एम्प्लॉयमेंट में रिलेशन है। जैसे मान लीजिए मैं एम्प्लॉय हूं, जैसे मान लीजिए मैं एम्प्लॉय हूं, बट मेरे पास 2-3 कार पड़ा है, मेरे पास 2-3 कार पड़ा है। मैं, मेरा कंपनी को कार चाहिए होता है फॉर द ऑफिशियल पर्पज, ऑफिशियल पर्पज के लिए कार चाहिए होता है। मैं मेरा खुद का कार ऑफिस ऑफिस काम के लिए लगा रहा हूँ, इसके लिए ऑफिस से मैं पेमेंट ले रहा हूँ, जो हायरिंग चार्जेस ले रहा हूँ। ये जो हायरिंग चार्जेस में हायर जो कार के रेंटिंग का सर्विस दे रहा हूँ, दैट इज नॉट इन कोर्स माई एम्प्लॉयमेंट, दैट इज नॉट इन रिलेशन टू द एम्प्लॉयमेंट। जो मेरा एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म एंड कंडीशन बनी थी, जो मतलब ऑफर लेटर मेरे आया था, तो वहां पे ये लिखा नहीं गया था कि कार की सर्विस दोगे। वो तो बाद में पता चला ना कि मेरे पास कार है तो कंपनी को कार चाहिए होगा, मैं कार दे रहा हूँ, कार की सर्विस दे रहा हूँ। मेरे पास 50 लैपटॉप है, कंपनी को लैपटॉप चाहिए, मैं लैपटॉप प्रोवाइड कर दिया। That I am not providing as an employee, that I am providing as a vendor, that I am providing as a vendor। आप समझ पा रहे हो या फिर नहीं? क्योंकि कोई भी चीज मैं दे रहा हूं एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय दे रहा हूं, तो वो सर्विस नहीं माना जाएगा, ना वो सप्लाई गुड्स माना जाएगा, ना वो सप्लाई सर्विस माना जाएगा। बट ऐसा कोई चीज है जो मैं दे रहा हूं एज एन अदर, इन जो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दिया कार की, मैं कार दे रहा हूं आपको, कार रेंटिंग ऑफ कार कर रहा हूं, मेरे पास कार पड़ा है, मैं रेंटिंग ऑफ कार कर रहा हूं, तो ये क्या माना जाएगा, तो ये क्या माना जाएगा, इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, इसके ऊपर सप्लाई, इस सब रेंटिंग दे रहे हो, राइट टू यूज दे रहे हो, तो एसओएस माना जाएगा, सप्लाई सर्विस। तो एनबीसी से जो भी पेमेंट करेगी मेरे को, मैं जो भी बिल रेज करूंगा एनबीसी के ऊपर, जो भी बिल रेज करूंगा एनबीसी के ऊपर, उसके ऊपर मेरे को क्या लग जाएगा, इसके ऊपर मेरे को क्या लग जाएगा, मैं उसके ऊपर जीएसटी लगाऊंगा, मैं उसके ऊपर जीएसटी लगाऊंगा। एनबीसी जो पे करेगा इंक्लूडिंग जीएसटी पे करेगा, क्योंकि मैं जो सर्विस दे रहा हूं दैट इज नॉट रिलेशन टू माई एम्प्लॉयमेंट। ये सर नो, दैट इज नॉट रिलेटेड टू माई एम्प्लॉयमेंट। ये सर नो, समझ में आ गया? ठीक है। और एक क्वेश्चन है, डायरेक्टर के बारे में थोड़ा बात कर ले, जो सर्कुलर आया है मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे डायरेक्टर के बारे में। डायरेक्टर दो होते हैं, दो तरह के डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर जो है, तो ये दो तरह का सर्विस देंगे, आइदर एज एन एम्प्लॉय, या फिर जैसे होता है डायरेक्टर सिटिंग फी। डायरेक्टर क्या है, थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर लेते हैं, डायरेक्टर दो तरह का सर्विस देता है, डायरेक्टर दो तरह का सर्विस देगा, देगा तो क्या देगी, एक बार बात कर लेते हैं। एज एन
एम्प्लॉय या फिर डायरेक्टर सिटिंग फी। जैसे एग्जाम्पल लीजिए डायरेक्टर सिटिंग फी, डायरेक्टर सिटिंग फीस, डायरेक्टर सिटिंग फीस। तो जो एज एन एम्प्लॉय दे रहा है उसको सैलरी मिल रही है, वो तो माना जाएगा क्या, एज एन इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। तो डायरेक्टर सिटिंग फी दे रहा है, उसका क्या करेंगे, तो डायरेक्टर सिटिंग फी दे रहा है उसका क्या करेंगे, ये तो क्या माना जाएगा, ये तो हमारा नाइदर, एक बार हम सेटिंग चेंज कर लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, मैं आपको सही कर लिया, ठीक है। डायरेक्टर, डायरेक्टर दो तरह का सर्विस देता है, एक होता है एम्प्लॉयमेंट में जो कुछ जो उसको सैलरी मिल रहा है, एक होता है डायरेक्टर सिटिंग भी, जैसे बोर्ड मीटिंग होता है, बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर सिटिंग में मिलता है, आप लॉ में पढ़े होंगे, डायरेक्टर सिटिंग में मिलता है, तो मिनिमम मैक्सिमम कुछ क्राइटेरिया होता है, मैक्सिमम उतना ही दे सकते हो, 2 लाख एज फार एज आई रिमेम्बर, 2 लाख ऐसा कुछ होता है। वो जो सिटिंग पे देता है, वो जो सिटिंग पे, उसके ऊपर क्या जीएसटी लगेगा, सोच के बताइए, ये क्वेश्चन आ रही है आपके माइंड में, इसके ऊपर क्या जीएसटी लगेगी, आंसर है यस, आंसर है यस, क्योंकि ये जो सर्विस दे रहा है, ये जो सर्विस दे रहा है वो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा है, इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट वो एजेंट डायरेक्टर दे रहा है टू कंपनी, एजेंट डायरेक्टर टू द कंपनी दे रहा है, तो इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगी। एंड एक चीज होता है आरसीएम, जो आगे पढ़ेंगे हम, आरसीएम, इसके बेसिस पे जीएसटी लगेगी एंड कंपनी इस बेसिस पे जीएसटी पे करेगा, जो सर्विस रिसिपिएंट वो पे करेगा। एक बार कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट, आगे जब जाएंगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, हम जब जाएंगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं, यहाँ एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है, सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, इन द कोर्स इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट कोई भी सर्विस दे रहा है वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, यस और नो, यस। गिफ्ट अप टू 50,000 in value in a financial year by an employer to the employee shall not be treated as supply of goods or service or both। ये जो हम पढ़े थे रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन, वहां पे एक्सेप्शन पढ़े थे, जैसे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर द रिलेटेड पर्सन, यस और नो। explanation to section 15, employer and employee are the related person, yes or no। ये चीज कोई भी एम्प्लॉयर उसकी एम्प्लॉय को सर्विस दे रही है, मतलब कोई भी गिफ्ट दे रही है विद अप टू 50,000, अप टू 50,000 विदाउट कंसिडरेशन, वो तो सप्लाई मानी जाएगी क्योंकि वो रिलेटेड पर्सन है, रिलेटेड पर्सन है। बट 50,000 के अंदर अंदर दे रही है तो वो क्या माना जाएगी, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगी, नॉट रिलेटेड विद सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ये एक्सेप्शन में डाला गया है शेड्यूल 3 में, shall not be treated supply of goods or service or both, yes or no, yes। However, the benefits given to employer to an employee as part of the employment contract do not attract GST। employment contract, जो भी employment contract मतलब जैसे मान लीजिए मैं, मेरा जो ऑफर लेटर है वहां पे लिखा गया है कि मेरे को सब्सिडी मिलेगी, मेरे को कैंटीन के ये चीज, कैंटीन मिलेगा, कैंटीन के जो फूड है वो मिलेगा, जैसे मेरे को परक्यूजिट्स मिलेंगे, वो तो ऑफर लेटर में लिखा गया है, जो एग्रीमेंट मेरे और कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है सर्विस के पीरियड के लिए, मैं इतना साल सर्विस दूंगा या फिर मैं परमानेंट के लिए मैं एम्प्लॉयमेंट में आ रहा हूँ, तो वो जो एग्रीमेंट बना है उस बेसिस पे जो भी पेमेंट किया जा रहा है उसके ऊपर सर्विस नहीं लगेगी, बस यही बोलना चाह रहा है, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल क्या लिए हैं, सर्विस प्रोवाइडेड बाय कैजुअल वर्कर टू एम्प्लॉयर हु गिव्स wages on daily basis to the worker are service provided by the worker in course of the employment। जो भी वर्कर कॉन्ट्रेक्चुअल हो या फिर रेगुलर हो, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो वो सप्लाई नाइदर सप्लाई गुड्स नॉट सप्लाई सर्विस माना जाएगा। ये एग्जांपल आप पढ़ लेना, ठीक है। पारा 2 क्या बोल रहा है, सर्विस बाय सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिशमेंट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। एक चीज बताना, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, सर कोर्ट का मतलब तो हमको पता है, ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है। ट्रिब्यूनल का मतलब जैसे मैंने पहले बताया था, एक क्वासी कोर्ट होता है। ये क्यों बनाते हैं एक्चुअली, इसका मतलब भी आज ही समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए
हमारा कोर्ट का तरीका क्या है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप नाराज हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाई, जो भी राय सुनाई, आपको उसमें नाराज हो, आप स्टेट हाई कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट के ऑर्डर में आप नाराज हो, आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। इसमें क्या होगा ना, बहुत सारा केसेस पेंडिंग रहता है, बहुत सारा केसेस पेंडिंग रहता है, जिसको रिजॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट की काम है। कंपनी का केस जाता है, क्रिमिनल जाता है, जनरल सिविल केस जाता है, क्रिमिनल केस जाता है, बहुत सारा केसेस जाता है, कंपनी का भी जाता है। तो क्या करते हैं, एक क्वासी कोड बनाते हैं। क्वासी मतलब जैसा, कोर्ट नहीं है, कोर्ट के जैसा क्वासी कोड बनाते हैं। जैसे कोई भी कमर्शियल कानून उठा के देख लीजिए, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कंपनी लॉ हो गया, यहाँ पे क्या होता है ना, क्वासी कोड बना के रखते हैं ताकि जो डिसीजन है वो फास्ट हो सके, जो भी वर्डिक्ट देना है, जो भी ऑर्डर देना है, जो भी राय देना है, वो फास्ट हो सके, क्योंकि जो पेंडिंग केसेस है बहुत सारा पड़ा रहता है। तो इसलिए ये प्रोसेस को थोड़ा सा स्मूथ एंड फास्टर बनाने के लिए क्वासी कोड की कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। क्वासी कोड ऐसा कोड होता है, कोड नहीं है, कोड की जैसा है, कोड की जैसा है, वो पर्टिकुलर आइन में है। जीएसटी अभी जीएसटी एक्ट का, जीएसटी अफिलिएट ट्रिब्यूनल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अफिलिएट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अफिलिएट ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ अफिलिएट ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ अफिलिएट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। वहां पे भी एक मतलब लेवल होता है। एक बार नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से आप केस हार गए तो कहां जाओगे, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल पे जाओगे अपील डालने के लिए। ये सर नो, ऐसे ही होता है, ऐसा होता है क्वासी कोर्ट। कोर्ट नहीं है, कोर्ट 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 की जैसा है क्वासी कोर्ट। क्वासी मतलब होता है लाइकवाइज, ये क्वासी मतलब होता है, ये जो ट्रिब्यूनल का क्वासी कोर्ट है, क्वासी मतलब होता है लाइकवाइज, कोर्ट जैसा है क्वासी कोर्ट। ठीक है, जो भी सर्विस बाय कोर्ट, वेदर बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर क्वासी कोर्ट दे रहे हैं, वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ये सर नो, ये बोल रहा है पारा नंबर 2। पारा नंबर 3 क्या बोल रहा है, द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ, यहाँ पे एमपी हो गया, ये हो गया एमएलए, और मेंबर ऑफ पंचायत सरपंच हो गया, जो सरपंच, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपालिटीज और मेंबर ऑफ द अदर लोकल अथॉरिटीज, वो जो सर्विस दे रहे हैं उसको भी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। एमएलए जो सर्विस दे रहा है, एमएलए दे रहा है, एमपी दे रहा है, ब्लॉक की चेयरमैन दे रही है, ये सारा चीज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। The duties performed by any person who holds any post in pursuance of the provision of the constitution of the capacity, जैसे पीएम हो गया, प्रेसिडेंट हो गए, मिनिस्टर हो गए, हाई कोर्ट की ये हो गए, ये क्या हो गए, ये जो भी सर्विस दे रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर जो भी सर्विस दे रहे हैं, प्रेसिडेंट जो भी सर्विस दे रहा है, मिनिस्टर जो भी सर्विस दे रहे हैं, जो भी मिनिस्टर, मिनिस्टर पेट्रोलियम हो गया, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हो गया, मिनिस्टर ऑफ कोल हो गया, जो भी हो गया, मिनिस्टर ऑफ महुआ हो गया, जो भी हो गया, वो जो सर्विस दे रहे हैं, दे आर होल्डिंग पोजीशन इन परस्यूएंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस में वो पोजीशन होल्ड किए हैं, वो जो भी सर्विस दे रहे हैं वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। यस और नो, यस। The duty performed by any person as a chairperson or the member or director in any body established by the central government or state government or local authority who is not deemed as an employee before commencement of this clause। इसका मतलब जैसे हमारा आईसीएमआई का प्रेसिडेंट, ये एक आईसीएमआई का एक्ट है ना, पास्ड बाय द पार्लियामेंट, इसका प्रेसिडेंट जो भी सर्विस दे रहा है आईसीएमआई को, वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। आईसीएमआई बात कर लो, आईसीआई बात कर लो, आईसीएसआई बात कर लो, जो भी प्रेसिडेंट हो गए, जो प्रेसिडेंट काउंसिल मेंबर हो गए, जो भी सर्विस दे रहे हैं, वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एक्ट बना है, जैसे मान लीजिए सीबीडीटी बना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये बोर्ड बना है, वहां पे जो सर्विस दे रहे हैं वो भी सप्लाई, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। यस सर, यस। इस पर लिए एग्जाम्पल दिया हूं, एक बार आप एग्जाम्पल रीड कर लेना, ठीक है। सर्विसेज ऑफ फनरल ब्यूरल और क्रीमेशन और मोर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड पर्सन,
जैसे लास्ट राइट हो गया, रिचुअल्स वगैरह हो गया, वो जो भी डेड होने के बाद जो भी काम होता है, चाहे फनरल हो गया, ब्यूरल हो गया, क्रीमेशन हो गया, मॉर्चरी हो गया, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज पर्सन। ट्रांसपोर्ट ऑफ डिसीज पर्सन मतलब कोई चीज, कोई पेशेंट मेडिकल में है, वो उसका डेथ होगी, डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर कर दी, तो उसको तो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे एम्बुलेंस में। वो जो एम्बुलेंस की सर्विस होगी, वो भी नाइदर सप्लाई गुड्स नॉट सप्लाई सर्विस। आप कोई बंदा मर गया, उसके ऊपर आप जीएसटी लोगे क्या? एक बार बता के सोच के बताइए। गवर्नमेंट इतना भी मतलब हार्टलेस नहीं है, इतना भी मतलब ये नहीं है कि वो कोई बंदा मर गया उसके ऊपर भी जीएसटी ले रहा है, तो लोग मारेंगे यार। इसलिए इसको एक्सक्लूड किया गया है, इसको एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। जो हम पढ़े थे, सेल ऑफ बिल्डिंग where the entire consideration is being received after the completion certificate। जो मैंने आपको बताया था, इसको डिस्कस करेंगे, कब डिस्कस करेंगे, शेड्यूल 3 में। ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी। सब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट टू मतलब क्या हो गया, इसको ध्यान रखते हुए, क्लॉज बी को ध्यान रखते हुए। क्लॉज बी क्या बोला था, क्लॉज बी क्या बोला था, तीन चीज पढ़े थे, सब्जेक्ट टू नॉट आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे नॉट आउटस्टैंडिंग लिखता है, तो यहाँ पे जो लिखा है वो मानते हैं, बट ये खुद बता रहा है सब्जेक्ट टू क्लॉज बी, सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2। उसको ध्यान रखते हुए वो जो बोल रहा है उसका अवमानना नहीं होना चाहिए, उसका डिसरेस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको उसका ध्यान रखते हुए मैं जो बोल रहा हूँ मेरे को मानना है। वो कुछ अलग बोल रहा है तो उसको मान लेना। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट टू क्लॉज 5 क्या बोल रहा है, where the entire consideration, where the entire consideration is being received after 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 completion certificate, वो neither supply of goods nor supply of service माना जाएगा। if the some part of the consideration या full consideration is being received before the completion certificate या before the first occupancy, तो वो एसओएस माना जाएगा, एसओएस माना जाएगा, तो वो एसओएस माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू, तो वो एसओएस माना जाएगा। वहां पे लिखा गया था क्या, इफ द एंटर कंसिडरेशन बिफोर, if the entire consideration is being received after the completion certificate, after the completion certificate, तो वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस इस शेड्यूल, ये शेड्यूल 3 पारा 5 में फॉल कर जाएगा, शेड्यूल 3 पारा 5 में फॉल कर जाएगा। ये सर, यस। इसके बाद बात करते हैं एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, एक्शनेबल क्लेम एक ऐसा क्लेम है, ऐसा एक अनसिक्योर्ड डेब्ट है जिसके ऊपर आप क्लेम ले सकते हो, क्लेम ले सकते हो, आप कोर्ट में जा सकते हो, उसकी क्लेम मांग कर सकते हो कि मेरे को ये क्लेम चाहिए क्योंकि मैं आई एम द एलिजिबल पर्सन टू गेट दिस अमाउंट या गेट दिस राइट। दैट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम, दैट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। ये दो चीज के मिला है एक्शनेबल, एक चीज के ऊपर एक्शन ले सकते हो आप इन कोर्ट। ठीक है, यहां में डेफिनेशन लिखा गया है, एक्शनेबल क्लेम मींस a claim to any debt other than a debt secured debt, secured मतलब other than secured मतलब क्या हो गया, unsecured, जो पढ़ के समझ में आ रहा है। other than secured मतलब unsecured, by mortgage of immovable property or by hypothecation or pledge। immovable या फिर सॉरी क्या बोल, immovable property और hypothecation और pledge। ठीक है, ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हाइपोथेकेशन और फ्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, और टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। इसको इतना डीप में जाने का कोई जरूरत नहीं है, अभी इतना समझ लीजिए। एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम के ऊपर नो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। बट एक्शनेबल क्लेम, यहां पे क्या लिखा है, एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम मतलब एक्शनेबल क्लेम तो सप्लाई नाइदर सप्लाई गुड्स नॉट सप्लाई सर्विस माना जाएगा, बट अदर देन, एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन मतलब पॉजिटिव में आ गया, मतलब इसका ट्रांजैक्शन होगी तो वो सप्लाई माना जाएगा, तो वो सप्लाई माना जाएगा। क्या लिखा है, एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है उसको छोड़ के हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं,
इसको छोड़ के मतलब सिर्फ एक्शनेबल क्लेम जो होगा वो नाइदर सप्लाई गुड्स नॉट सप्लाई सर्विस माना जाएगा। बट ये किसको एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब एक्सेप्शन किस में डाल रहा है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को। मतलब इसका क्या हो गया, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जो होंगे उनको सप्लाई सर्विस या फिर सप्लाई गुड्स माना जाएगा, वो जो भी होंगे, अगर गुड्स होगा तो सप्लाई गुड्स माना जाएगा, सर्विस होगा तो सप्लाई सर्विस माना जाएगा। वो क्या क्या है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्या क्या है, एक नया पहले क्या था, पहले यहाँ पे लिखा गया था, जो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जा रहा हूँ, हिस्ट्री में क्या लिखा गया था, एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, मतलब लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को छोड़ के बाकी जो चीज रह गया, लॉटरी, ये जो पहला तीन चीज लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, इसको रिपीट हो गया, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, तीनों को छोड़ के बाकी जो एक्शनेबल क्लेम हो गया वो नाइदर सप्लाई गुड्स नॉट सप्लाई सर्विस माना जाएगा। बट मांग ये उठी कि हर सेसेस के क्या होगा, अभी कसिनो चल रही, अभी इसका क्या होगा, अभी ऑनलाइन में ऑनलाइन मनी, ऑनलाइन गेमिंग अभी बहुत चल रही है, जैसे मान लीजिए ये ड्रीम 11 हलाफ्ले बहुत सारा चल रही है, इसका क्या होगा, इसके ऊपर जीएसटी लगेगी या नहीं लगेगी। फिर इसको अमेंडमेंट किया गया, इसको इसको क्या गया, इसको अमेंडमेंट किया गया, ये सर नो, इसको अमेंडमेंट करके सेक्शन टू क्लॉज 102 ए इंसर्ट किया गया। जैसे मैंने आपको बताया था कोई चीज सेक्शन 102 103 होना चाहिए, 102 ए मतलब ये बाद में इंसर्ट कराया गया, इसको बाद में इंसर्ट कराया गया, ये सर नो, ये सर नो। तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में क्या क्या इंक्लूड होता है, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेसेस कैसीनो कैसीनो एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये छह चीज याद रखना, क्या क्या मेरे साथ रिपीट करना, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेसेस कैसीनो एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये चीज को छोड़ के बाकी जो एक्शनेबल क्लेम हो गए वो चीज ना सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई गुड्स माना जाएगा, ना सप्लाई सर्विस माना जाएगा। बट इनका कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप कुछ लॉटरी बेच रहे हो तो जीएसटी लग जाएगी, आप बेटिंग कर रहे हो तो जीएसटी लग जाएगी, आप गैम्बलिंग कर रहे हो तो जीएसटी लग जाएगी, आप ऑनलाइन मनी गेमिंग कर रहे हो तो जीएसटी लग जाएगी, आप हॉर्स रेसिंग कर रहे हो तो जीएसटी लग जाएगी। आप कसिनो पे जाके कोई कॉइन कोई कूपन खरीद रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगी, ये सर नो, यस। तो यहाँ पे ऑनलाइन मनी गेमिंग का भी डेफिनेशन दे दिया हूं, आप एक बार पढ़ लेना, इतना जरूरी नहीं है। ऑनलाइन मनी गेमिंग मींस ऑफरिंग ए गेम ऑन द इंटरनेट, जो गेम इंटरनेट में चलता है उसको ऑनलाइन मनी गेमिंग बोलते हैं, उसको भी मेंशन किया गया है, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, जिसको बोलते हैं मर्चेंट ट्रेडिंग, शॉर्टकट में बोलते हैं मर्चेंट ट्रेडिंग। एक ऐसा गुड्स जो, जैसे इंपोर्टर हूं, मैं एक इंपोर्टर हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया से सामान मंगाता हूं, मैं मान लीजिए एक यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्यारा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझ लेना, ठीक है। प्यारा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझ लेना। मैं इंडिया में हूं, इंपोर्ट मैं इंपोर्ट गुड्स कर रहा हूं, मैं गुड्स मंगा रहा हूं, ठीक है। बट मैंने 5 लाख रुपया का गुड्स मंगाया, बट जब मैंने गुड्स मंगाया, बट कनाडा, मान लीजिए कनाडा, कनाडा से कोई बंदा मेरे को कॉल करके पूछ रहा है, आप जो गुड्स मंगाए हो ऑस्ट्रेलिया से लेना हमको थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो क्या करना, वो गुड्स हमको भेज दो, हम उसके बदले 6 लाख दे देंगे, आप हम आपको 6 लाख दे देंगे, तब तक वो जो गुड्स है वो ऑन द वे है, ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया से बाहर आ गया है, ना इंडिया से बाहर है, मतलब समंदर में है, मैं वहां से वो जो प्रोडक्ट है, वो जो गुड्स है वहां से ट्रांसफर कर दिया कनाडा,
वहां पे सेल्स कर दिया कनाडा वाला बंदा को, इसको बोलते हैं मर्चेंट ट्रेडिंग। दैट्स गुड्स सेल विदाउट एंट्री इनटू इंडिया। ये जो गुड्स मैंने बेचा, ये इंडिया में एंटर नहीं किया, इंडिया में एंटर नहीं किया, एंटर करने से पहले ही मैंने बेच दिया, इंडिया में एंटर करने से पहले ही मैंने बेच दिया। ये सुनो, ये सुनो, इसको ना नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। क्या बोल रहा है, अगेन पढ़ लेते हैं, अगेन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, इसको बोलते हैं मर्चेंट ट्रेडिंग। जो गुड्स इंडिया में एंटर करने से पहले ही ट्रांसफर कर दिए, उसको नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स, जैसे सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स, कस्टम बंडेड गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। क्लियरेंस मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई भी चीज बाहर से मंगा के लेके आओगे, पहले वो जो पोर्ट पे पहुंचने के बाद उसमें इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद कस्टम बंडेड वेयर हाउस में लेके वहां पे रखते हैं, वहां पे इंस्पेक्शन करते हैं, वहां पे सारा फॉर्मेलिटी सही रेडी होने के बाद उसके बाद होम फॉर क्लियरेंस कंजम्पशन, होम फॉर क्लियरेंस की, क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन की सर्टिफिकेट आपको देते हैं कि आप अभी माल यहां से ले सकते हो। बट ये सर्टिफिकेट मिलने से पहले, क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन की अप्रूवल मिलने से पहले आप गुड्स ट्रांसफर करते रहे हो, आप गुड्स ट्रांसफर करते हो, किसी और को ट्रांसफर करते हो। वहां पोर्ट में कोई बंदा था, वो उसके माल पसंद आ गई, वो वहीं से ही मेरे से खरीद ली, बिफोर होम फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, वहीं से ही माल खरीद ली बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। ये सर नो, उसको भी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ना सप्लाई ऑफ गुड्स होगी ना वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। ये पॉइंट में बात कर लिए। पॉइंट एक क्या बोल रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर हाउस इन ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इन ए फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस ऑफ एक्सपोर्ट टू द डोमेस्टिक एरिया। वही सेम एग्जांपल बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया हो गया, इसको कमर्शियली डेवलप करना है, इसको कमर्शियली डेवलप करना है, तो गवर्नमेंट इसको एसईजेड डिक्लेयर कर देता है। गवर्नमेंट इसको क्या करता है, एसईजेड डिक्लेयर कर देता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करने में क्या फायदा होता है, उन वहां पे जो कंपनी जाएंगे उनमें क्या होगा, टैक्स रेट कम होगी, वहां पे सब्सिडी मिलेगी, लैंड जो लैंड होगी वहां पे बहुत सस्ता में लैंड मिल जाएगा, बहुत सारा गवर्नमेंट से छूट मिलता है। इसीलिए गवर्नमेंट कोई चीज, कोई एक पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करना चाहता है, उसको एसईजेड डिक्लेयर करता है, ताकि वो जो बाकी कॉर्पोरेट हो गए वहां पे इन्फ्लुएंस होकर वहां पे जाके धंधा करें, वहां पे जाके धंधा करें, वो जो एरिया है वो डेवलप हो सके। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर देता है, इसमें बहुत सारा छूट भी मिलता है। ठीक है, वहां पे जो चीज कर रहे हो बिफोर क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने से पहले जो आप कुछ सामान बेच दे रहे हो, तो वो भी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। यस और नो, यस। इसके बाद क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एंड कंसाइन टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, हाई सी सेल्स। सेम एग्जांपल है, सेम एग्जांपल घुमा फिरा के बोल रहा है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे मैं कोई चीज मंगा रहा हूँ, कोई चीज मंगा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया में कोई एक बंदा है, इंडिया में कोई एक बंदा है, मैं जो गुड्स मंगा रहा हूँ उसको उस चीज को बहुत जरूरी है, जरूरत है उस चीज का, उस सामान का उसको बहुत जरूरत है। वो मेरे को बोला कि मेरे को चाहिए, आप चाहे जितना मार्जिन ले लो, चाहे 50% एक्स्ट्रा ले लो, बट वो उसका टाइटल मेरे को दे दीजिए। बोला ठीक है, 50% दे रहे हो तो मैं दे दे रहा हूँ। वो जो टाइटल थी मेरे नाम पे, वो जो गुड्स मेरे नाम पे इशू किया गया था, जो वेंडर है ऑस्ट्रेलिया के वेंडर है, मेरे नाम पे गुड्स इशू किया था, टाइटल मेरे नाम पे थी, मैं टाइटल किसको ट्रांसफर कर दिया, जो पोर्ट में एक बंदा था, जब मान लीजिए एक्सवाईजेड को ट्रांसफर कर दिया, एक्सवाईजेड को ट्रांसफर कर दिया। जो एक्सवाईजेड को ट्रांसफर किया, गुड्स अभी इंडिया में आया नहीं है, उससे पहले ही मैंने ट्रांसफर कर दिया, गुड्स अभी इंडिया में आया नहीं है, उससे पहले ही मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या माना जाएगा, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। इसको बोलते हैं हाई सी सेल, शॉर्टकट में बोलते हैं हाई सी सेल। मर्चेंट ट्रेडिंग है ये हाई सी सेल्स। मर्चेंट ट्रेडिंग में क्या होता है, जो परचेजर होता है वो आउटसाइडर होता है, बट हाई सी सेल में इंडियन हो सकता है। ठीक है, ठीक। ये क्या, इसमें क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस, अपोर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस। ठीक है, एक बार
इसका ये पढ़ने, ये दो पारा पढ़ने से पहले मैं एक बार एग्जाम्पल लेके आपको समझा दे रहा हूँ ताकि बेहतर समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ा सा कंपनी आया, एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है। XYZ लिमिटेड वो गया LIC के पास, LIC के पास, ये सुनो, कहां पे गया? LIC के पास गया। LIC के पास जाके क्या बोल रहा है? LIC के पास जाके क्या बोल रहा है? मेरे को 1,000 करोड़ की एक इंश्योरेंस करना है, मेरा एक बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है, मान लीजिए महाराष्ट्र में लगा हुआ है, मेरे को उसको इंश्योरेंस कराना है। इंश्योरेंस जो कवर बनेगी 1,000 करोड़ की बनेगी। कितना बनेगी? कितना बनेगी? 1,000 करोड़ की बनेगी। LIC ने बोला इतना तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, इतना तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा कैपेसिटी से बाहर जा रहा है, इनकेस वहां पे आग लग गई, मेरे को 1,000 करोड़ देना पड़ेगा, तो मैं बहुत लॉस में आ जाऊंगा, रास्ते में आ जाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं खुद इसका पॉलिसी नहीं लेता हूँ, उसको कुछ हिस्से में बांट लेते हैं। वो किसको अप्रोच किया? ये किसको अप्रोच किया? मान लीजिए आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई एंड HDFC, ये 30%, ये 40%, ये 30%। एक्चुअली किसको कॉन्ट्रैक्ट की थी? LIC को। LIC ने LIC ने क्या किया, वो खुद बियर नहीं कर पाएगी, इतना कैपेसिटी सहन नहीं कर पाएगी, इतना लॉस हो गया तो इतना उसका कैपेसिटी नहीं है, तो इतना लॉस हो जाएगा तो रास्ते में आ जाएगी। उसमें क्या किया, वो ICICI की अप्रोच किया एंड HDFC बैंक को अप्रोच किया, आप भी उसका थोड़ा इंश्योरेंस कवर करिए, मैं जो प्रीमियम होगा आप उसको शेयर कर दूंगा। मान लीजिए इसका प्रीमियम है 10 करोड़, 10 करोड़ प्रीमियम है, 10 करोड़ प्रीमियम है, जो 10 करोड़ प्रीमियम है ईयरली आएगी, उसका 3 करोड़ आप रखना, 4 करोड़ आप रखना, 3 करोड़ मैं रखूंगा, HDFC रखेगा। ये कंडीशन उनके बीच में हुई, ये कंडीशन उनके बीच में हुई। तो पॉइंट ये बन रहा है, बन रहा है जो एल आई सी ने जो पॉलिसी, जो सॉरी जो ये LIC ने जो इंश्योरेंस थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर किया ICICI को, HDFC को, थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर किया ICICI को एंड HDFC को, क्या उसके ऊपर GST लगेगी या नहीं? क्या उसके ऊपर GST लगेगी या नहीं? क्योंकि जो XYZ लिमिटेड गया था वो LIC के पास गया था, ये सुनो, XYZ लिमिटेड जो गया था, XYZ लिमिटेड जो गया था वो LIC के पास गया था, ये सुनो। LIC ने क्या किया, वो 10 करोड़ ले लिया, किससे? 10 करोड़ किससे ले लिया? XYZ से ले लिया, लेके क्या किया, इनको दे दिया, भाई तुम ले लो 30, तुम ले लो 40%, तुम ले लो 30%, आप प्रीमियम में उतना परसेंटेज शेयर कर लो, बट इसका थोड़ा सा रिस्क आप भी बियर करो, आप भी बियर करो, आप भी बियर करो। ये सर नो, इसको बोलते हैं को इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं? को इंश्योरेंस। को मतलब मल्टीपल, टू और मोर, जहां पे दो और, यहाँ पे इंश्योरर कितने हो गए? 3 इंश्योरर। इंश्योरेंस में पार्टी कौन होता है? एक होता है इंश्योरर, इंश्योरर जो इंश्योर कर, जैसे यहाँ पे LIC इंश्योरर। एक होता है इंश्योर्ड पर्सन, जो इंश्योर्ड होता है, मान यहाँ पे XYZ लिमिटेड ये सुनो, XYZ लिमिटेड ये सुनो, ये चीज हो गया। यहाँ पे क्या गया, को इंश्योरेंस किए, 3 करोड़ प्रीमियम ये रखेगा, 4 करोड़ प्रीमियम ये रखेगा, 3 करोड़ प्रीमियम ये रखेगा। बट क्वेश्चन ये उठता है, ये जो 10 करोड़ प्रीमियम को 4 करोड़ ICICI को दिया एंड 3 करोड़ किसको दिया? HDFC को दिया है, इसके ऊपर GST लगेगी या नहीं? गवर्नमेंट सिंपली बोलता है इसके ऊपर GST नहीं लगेगी। इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? जैसे रीजन क्या है, पहले 10 करोड़ LIC को मिला, LIC
वो 10 करोड़ से 4 करोड़ आईसीआईसीआई को दिया, 3 करोड़ किसको दिया, किसको दिया 3 करोड़ किसको दिया, एचडीएफसी को दिया। तो उसके ऊपर आप जीएसटी लगा लोगे तो उसको भी कैशबैक देना पड़ेगा ना, आपको कैशबैक देना पड़ेगा, आईटीसी देना पड़ेगा। तो इसमें क्या ही फायदा है, क्या ही फायदा है, कुछ फायदा नहीं है। जैसे ये तो बिजनेस है, एलआईसी का वो इंश्योरेंस का बिजनेस है, वो इंश्योरेंस का बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, कुछ हिस्सा ट्रांसफर कर रहा है आईसीआईसीआई को एंड एचडीएफसी को। तो वो आप 10 करोड़ पे वो जीएसटी दे देगा, 10 करोड़ पे जीएसटी दे देगा। एंड ये 4 करोड़ पे आप आईसीआईसीआई टैक्स लोगे, एंड एचडीएफसी पे जो 3 करोड़ ट्रांसफर किया उसके ऊपर भी जीएसटी लोगे। तो गवर्नमेंट ये बोल रहा है हम उसके ऊपर जीएसटी लेंगे नहीं, हम इसके ऊपर जीएसटी लेंगे नहीं। रीजन बहुत क्लियर है, रीजन ये है कि आप तो यहां से जीएसटी ले रहे हो ना, आप यहां से तो जीएसटी ले रहे हो। कंडीशन ये है कि ये जो 10 करोड़ एलआईसी लिया है प्रीमियम, इसके ऊपर जीएसटी जितना भी बन रहा है, जितना भी बन रहा है 10 करोड़ ऊपर का मान लीजिए 1.8 करोड़, ये जीएसटी जमा करना चाहिए बाय एलआईसी। 1.8 करोड़ जीएसटी should be deposited by LIC to the GST department. If that 1.8 crore is has been deposited by the LIC, then ये जो बाकी जो रिस्क ट्रांसफर कर रहा है बाय द पेइंग द प्रीमियम 4 करोड़ 4 करोड़ एंड 3 करोड़ इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ये हो गया को इंश्योरेंस, ये हो गया को इंश्योरेंस। एक और कंसेप्ट होता है, एक और कंसेप्ट होता है, एक और कंसेप्ट होता है री इंश्योरेंस। क्या होता है री इंश्योरेंस, एक क्या कंसेप्ट होता है री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए सेम एग्जांपल लेते हैं एक्सवाईजेड लिमिटेड, सेम एग्जांपल लेते हैं एक्सवाईजेड लिमिटेड। ये सुनो, एक्सवाईजेड लिमिटेड ये किसके साथ इंश्योरेंस की, मान लीजिए एलआईसी, एलआईसी के साथ की। मान लीजिए सेम एग्जांपल 1000 करोड़, एलआईसी ने ये सोचा अरे 1000 करोड़ एक बार लॉस होगा तो मैं रास्ता में आ जाऊंगा, तो प्रोबेबिलिटी में लग रहा है कि लॉस हो सकता है, थोड़ा सा क्या करता हूँ मेरा रिस्क कम करने के लिए मैं उसका भी इंश्योरेंस का भी इंश्योरेंस करा लेता हूँ। इंश्योरेंस का भी इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस मतलब ये होता है इंश्योरेंस का इंश्योरेंस, मैं इसका भी इंश्योरेंस करा लेता हूँ। ये किसको पकड़ा, ये पकड़ा किसको, ये किसको पकड़ा, मान लीजिए आईसीआईसीआई को, आईसीआईसीआई को, आईसीआईसीआई को पकड़ा। यहाँ पे ये जो मान लीजिए ये 1000 करोड़ की कवर है, इसको प्रीमियम मिला है 10 करोड़, 10 करोड़ प्रीमियम मिला है, 10 करोड़ प्रीमियम मिला है। ये एलआईसी जो आईसीआईसीआई का था, आईसीआईसीआई के साथ जो इंश्योरेंस की, ये जो प्रीमियम आईसीआईसीआई जो प्रीमियम चार्ज की, क्योंकि जैसे एक्सवाईजेड लिमिट जैसे एलआईसी ने किसको कवर दे रही है, एक्सवाईजेड लिमिटेड को कवर दे रही है, इसीलिए वो 10 करोड़ प्रीमियम चार्ज कर रही है एवरी ईयर। वैसे ही आईसीआईसीआई लिमिटेड एलआईसी को कवर दे रही है, इंश्योर्ड कर रही है, तो आईसीआईसीआई तो कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज करेगी ना। जैसे एलआईसी ने चार्ज किया एक्सवाईजेड लिमिटेड को, आईसीआईसीआई ने चार्ज करेगी एलआईसी लिमिटेड को। ये सर नो, ये चार्ज कर रहा है मान लीजिए 8 करोड़, 8 करोड़, 8 करोड़ चार्ज कर रही है। एंड एलआईसी, एलआईसी मतलब ऐसे ही सर्विस बिजनेस किसको दे दिया, आईसीआईसीआई को। एलआईसी ने बोलेगा मैंने क्लाइंट ढूंढा, मैंने सब कुछ किया, मैंने एडवर्टाइजमेंट किया, क्लाइंट के पीछे भागा, क्लाइंट को अप्रोच किया, मेरे बंदे लगे अप्रोच करने के लिए, मैंने सारा कुछ किया, आपको मैं मुफ्त में आपको सर्विस दे रहा हूँ, इंश्योरेंस आपसे ले रहा हूँ, आपसे तो कुछ कमीशन ही खाऊंगा ना, जैसे कमीशन एजेंट खाते हैं, मैं तो कुछ कमीशन खाऊंगा आपसे, क्योंकि आपको मुफ्त मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ऐसे ही आपको एक क्लाइंट दे रहा हूँ, खुद का क्लाइंट क्लाइंट दे रहा हूँ, तो कुछ कमीशन खाऊंगा। उसको बोलते हैं सीडिंग कमीशन। उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं सीडिंग कमीशन, उसको बोलते हैं सीडिंग कमीशन। ये शर्मा, ये शर्मा, ये जो सीडिंग कमीशन, ये जो सीडिंग कमीशन एलआईसी ने चार्ज कर रहा है, किसने चार्ज कर रहा है, एलआईसी ने चार्ज कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक को, मान लीजिए 1 करोड़, कितना 1 करोड़, मान लीजिए 1 करोड़, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, सवाल ये है
क्या है जो 1 करोड़ सीडिंग कमीशन चार्ज कर रहा है LIC टू द ICICI बैंक फॉर द री इंश्योरेंस, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? डिपार्टमेंट का यही बोलना है तो एक्चुअली कितना पे करेगा, 7 करोड़ पे करेगा, 7 करोड़ पे करेगा, 7 करोड़ एक्चुअली LIC पे करेगा, क्योंकि कमीशन 1 करोड़ खुद के पास रख लेगा। जीएसटी का बोलना यही है, डिपार्टमेंट का बोलना यही है कि इफ ICICI बैंक इफ पेइंग द GST अमाउंट ऑन whole amount 8 crores, if ICICI is charging, if ICICI is paying GST amount on full amount including that seeding commission, then जो सीडिंग कमीशन LIC जो चार्ज कर रहा है उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा LIC, बशर्ते बशर्ते ICICI जो जीएसटी पे करेगा 8 करोड़ के ऊपर पे करेगा, फुल अमाउंट के ऊपर पे करेगा इंक्लूडिंग सीडिंग कमीशन, इंक्लूडिंग सीडिंग कमीशन। ये सर नो, ये सर नो, यस। एक बार रीडिंग दे देते हैं, ठीक है, एक बार रीडिंग दे देते हैं ताकि हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस मतलब मल्टीपल इंश्योरेंस प्रीमियम बाय द लीड इंश्योरर, यहाँ पे लीड इंश्योरर कौन था, LIC था, हमारे एग्जाम्पल में LIC था लीड इंश्योरर, टू द को इंश्योरर क्या था, कौन थे, HDFC था, ICICI था को इंश्योरर, फॉर द इंश्योरेंस service by jointly supplied by the lead insurer and the co-insurer to the insured कौन था, XYZ Limited, in co-insurance agreement subject to condition that the lead insurer जो LIC है pays the central tax, state tax या फिर यूनियन टैक्स, मतलब GST इंटीग्रेटेड GST on the entire premium paid by the insured। entire premium हमारे एग्जाम्पल में कितना था, 10 करोड़ था। if the LIC pay the GST amount on the 10 crores, then जो 3 crores ICICI and 4 crores ICICI and 3 crores ICICI का प्रीमियम शेयर कर रही है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा नहीं, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे तो LIC ऑब्वियसली उसको ITC देना पड़ेगा, उसको कैशबैक देना पड़ेगा, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस में है, उसको ITC देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि हमको तो कुछ फायदा हो नहीं रहा है, हमको तो जितने प्रीमियम के ऊपर जीएसटी चाहिए होता है वो तो हमको मिल जा रहा है, वो तो हमको LIC डायरेक्ट दे रही है, तो हमको ICICI के पास जाने का क्या लॉजिक बनता है, HDFC के पास जाने का क्या लॉजिक बनता है, तो हम LIC से मिल जा रहा है तो हम ICICI या फिर HDFC के पास क्यों जाए। गवर्नमेंट का मकसद है कि जो जितना प्रीमियम मिल रहा है उसके ऊपर हमको ITC चाहिए, LIC तो खुद ITC दे रहा है, यहाँ पे तो कंडीशन यही लिखा है, तब भी नाइदर सप्लाई गुड्स नॉर सप्लाई सर्विस माना जाएगा। इफ द लीड इंश्योरर मतलब LIC pays the central tax, state tax और यूनियन टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब CGST, SGST या फिर IGST या फिर UGST on the entire amount premium मतलब 10 करोड़। इफ 10 करोड़ के ऊपर प्रीमियम दे रहा है मतलब GST दे रहा है, जो प्रीमियम शेयर कर रहा है HDFC को हमारे एग्जाम्पल में, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा नहीं, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा नहीं। यस और नो, यस। यहां पे क्या बोल रहा है, सर्विस बाय इंश्योरर टू द री इंश्योरर, यहाँ पे को इंश्योरेंस, यहाँ पे री इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस का भी इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस फॉर व्हिच सीडिंग कमीशन और द री इंश्योरेंस कमीशन, सीडिंग कमीशन या फिर री इंश्योरेंस कमीशन जो भी बोलो, is deducted from the reinsurance premium paid by the insurer to the reinsurer। यहाँ पे इंश्योरर कौन था हमारा एग्जाम्पल में LIC, री इंश्योरर कौन था ICICI, ये दोनों थे, ये सर नो, इंश्योरर था LIC, यहाँ था री इंश्योरर ICICI। क्या बोल रहा है, री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द इंश्योरर टू द री इंश्योरर subject to the condition that the central tax, state tax, union territory tax, integrated tax is paid by the reinsurer। reinsurer मतलब क्या है, ICICI on the gross reinsurance premium payable by the insurer to the reinsurer including the said ceding commission। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 8 करोड़ मतलब 8 करोड़ का हमारा प्रीमियम बन रहा था, 1 करोड़ का सीडिंग कमीशन, क्योंकि LIC फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्लाइंट पकड़ा दिया किसको,
आईसीआईसीआई को, तो उसके ऊपर कुछ कमीशन चार्ज करेगा। तो एलआईसी ने कितना पे किया, एलआईसी ने नेट पे करेगा 7 करोड़, क्योंकि सीडिंग कमीशन अपना 1 करोड़ रख लेगा, जो 8 करोड़ प्रीमियम है, 8 करोड़ से अपना सीडिंग कमीशन 1 करोड़ रख लेगा, 7 करोड़ पे करेगा। बट जो रे इंश्योरेंस है, जो रे इंश्योरेंस कंपनी है, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल में आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई if pay the GST on full amount including the ceding commission, that means 8 crores, जो ये 1 करोड़ का जो सीडिंग कमीशन चार्ज कर रहा है एलआईसी टू द इंश्योरेंस आईसीआईसीआई बैंक, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा नहीं। ये सर नो, ये सर नो, यस। तो ये हमारा हो गया शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 यहां तक हम पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके ये तो हो गया हम सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज, सॉरी सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 क्लॉज है। क्लॉज बी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये क्या बोलता है कि एज पर क्लॉज बी, activities or transaction undertaken by the central government, state government or local authority where is engaged in the public authorities as may be notified by the government on who the recommendation of the council shall be treated neither supply goods nor supply of service। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सर्विस बाय वे ऑफ एन एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन entrusted to पंचायत अंडर आर्टिकल 243G of the constitution or the municipality under article 243W of the constitution। जैसे जो भी पंचायत या फिर म्युनिसिपैलिटी को कोई काम दिया जाता है, उस काम के बिहाफ में वो कुछ किसी से सर्विस लेते हैं, वो जो सर्विस लेते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगेगा नहीं, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। सर्विस बाय ऑफ एन ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस एगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फी और एप्लीकेशन फी बाय व्हाटएवर नेम कार्ड। जैसे हम पढ़े थे जीएसटी के डेफिनेशन पढ़ते समय सबके ऊपर लगेगा, बट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी लगेगा नहीं, जीएसटी के डेफिनेशन में ही बाहर रखा गया है। डिपार्टमेंट ये बोल रहा है दारू इंक्लूड नहीं करेंगे, दारू के लिए जो लाइसेंस लोगे उसको भी, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लेंगे। दारू तो वो जीएसटी नहीं लेंगे, उसके ऊपर तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगा, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगा। बट दारू बेचने के लिए जो लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस के ऊपर में भी हम जीएसटी नहीं लेंगे, उसको ना नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, उसके ऊपर भी हम जीएसटी नहीं लेंगे। ये पॉइंट बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इंक्लूडिंग ट्रेन्स, वेसल्स, ट्रक्स, टैंकर्स, ट्रेलर्स, बसेस, कंटेनर्स, एयरक्राफ्ट फॉर कैरिंग गुड्स और पैसेंजर और बोथ फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये बोल रहा है इंटरस्टेट मूवमेंट, जैसे कोई ट्रक या फिर वेसल या फिर टैंकर जो भी है, उड़ीसा से वेस्ट बंगाल जा रही है, क्रॉस बॉर्डर हो रही है, इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहा है, एक स्टेट है दूसरे स्टेट जा रहा है, इंटरस्टेट कर रही है। फॉर कैरिंग गुड्स और पैसेंजर, कोई पैसेंजर गुड्स लेके जा रही है या फिर पैसेंजर लेके जा रही है, और फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जा रही है, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, उसको सप्लाई नहीं। जैसे मान लीजिए कोई एक इंटरस्टेट बस चलती है, इंटरस्टेट बस चलती है, जैसे मान लीजिए तमिलनाडु से कर्नाटका चलती है, तमिलनाडु से कर्नाटका चलती है, तो जो बस चलती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक मूवमेंट होती है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लेंगे, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लेंगे, ठीक है। बट एक्सेप्ट क्या बोल रहा है, इन केस वेयर द सच मूवमेंट इज फॉर द सप्लाई, एक स्टेट से बसेस जो है या फिर ट्रेन से या फिर ट्रक से दूसरे स्टेट जा रहा है, फॉर सप्लाई ओनली, फॉर सप्लाई मतलब सेल्स हो रहा है एक स्टेट से, जो जैसे मान लीजिए मैं जेसीबी सेलर हूँ, जेसीबी बेच रहा हूँ, मैं सेलर हूँ, बट मेरा बायर जो है वेस्ट बंगाल में, मैं अभी केरला में हूँ, मेरा बायर जो वेस्ट बंगाल में है, वो उसको जेसीबी ट्रांसफर कर, जेसीबी सेल कर रहा हूँ, तो जेसीबी सेल करने के लिए मेरे को जेसीबी तो ट्रांसफर मूवमेंट करना पड़ेगा वेस्ट बंगाल तक, वो जो मूवमेंट होगी उस पर लग जाएगा जीएसटी। बट ऐसे पैसेंजर ऑफ गुड्स या पैसेंजर ऑफ सर्विस के लिए जो मूवमेंट हो रही है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा सिर्फ। बट जो सेल्स के लिए, फर्दर सप्लाई के लिए जो जा रही है उसके ऊपर हम जीएसटी ले लेंगे, उसके ऊपर जीएसटी ले लेंगे। बट मान लीजिए कोई गुड्स, जैसे कोई ट्रक्स उड़ीसा से जा रही है वेस्ट बंगाल फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उड़ीसा से जा रही है वेस्ट बंगाल फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस दे रहे हैं वेस्ट बंगाल वाले,
उड़ीसा ट्रक को, वो सर्विस माना जाएगा, वो सर्विस माना जाएगा। वो ये पॉइंट बात कर रही है, वो ये पॉइंट बात कर रही है। ठीक है, तो इतना पढ़ के हम ये वाला शेड्यूल 3 हम कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक टेक केयर, गुड बाय।